परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसमें हम लोगों ने मंकी वाला सवाल किया था। एक तो होता है फैक्टोरियल, ठीक है ना, तो उसके बारे में जान लेते हैं। वैसे शायद पता हो भी हो, पता नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि n फैक्टोरियल, इस तरह का यूज करते हैं सिंबल n और उसका क्या फैक्टोरियल, या फिर एक ऐसा भी सिंबल यूज होता है n फैक्टोरियल के लिए। n फैक्टोरियल डिफाइन कैसे करते हैं कि दिस इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। नहीं, हम लोग बोलेंगे क्या कि हाउ वी डिफाइन n फैक्टोरियल, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। मतलब ये किसके बराबर होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन टिल कहाँ तक जाएगा n। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन n फैक्टोरियल। अब जैसे कोई बोले 1 फैक्टोरियल, तो ऑफ कोर्स 1 के बराबर नहीं बाय डेफिनेशन। 2 फैक्टोरियल कोई बोले तो 1 इंटू 2 2। 3 फैक्टोरियल में अगर 3 बोल दिया तो फिर खेल खत्म। 3 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6। 4 फैक्टोरियल ऐसे ही निकालेगा 24। 5 फैक्टोरियल 120। 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल 504। तो यहाँ तक बिल्कुल अपन बाय हार्ट लर्न करते हैं, और उसके आगे का कोई फैक्टोरियल और उसकी वैल्यू अगर निकालने के लिए इन केस आता है तो फिर अपन को मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा। बट यहाँ तक अपन बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। अब जैसे n फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करने के भी, जैसे इसको हम लोग लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। जैसे मान लो कि कहीं लिखा हुआ है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, तब ऐसे नहीं कि फैक्टोरियल से फैक्टोरियल काट देना और n अपॉन n माइनस 2, तो दैट विल बी क्वाइट ट्रिकी। तो उस तरीके से नहीं जाना होता है, ठीक है। बाय डेफिनेशन हम n फैक्टोरियल की बात करें तो हम लोग बोल रहे हैं n फैक्टोरियल कैन बी रिटन है, जैसे मैंने अभी लिख के दिखाया ना, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। और फिर दोबारा उसी चीज़ को अप्लाई करेंगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 इंटू कितना, n माइनस 2 फैक्टोरियल। मतलब उल्टे से लिखना चालू करेंगे तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अभी जो n माइनस 2 फैक्टोरियल ऊपर नीचे, इसकी वैल्यू तो सेम आएगी, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एंड दिस विल बी व्हाट, n इंटू n माइनस 1। तो दिस इज हाउ वी कैन ऑल्सो सिंप्लीफाई फैक्टोरियल्स, ठीक है ना। तो जैसे एक देख सकते हो n फैक्टोरियल को इस तरीके से लिखा जा सकता है, और मैंने उस वाले सवाल में बताया कि n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल किया जा सकता है। उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, n n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। मतलब जब जहाँ जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे इसकी बात करते हैं, तो ये तो हम लोगों ने बाई डेफिनेशन जो फॉर्मूला आया था उसी से निकाला है, समझ में आया क्या। तो यहां से अगर हम बात करें n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, तो वी कैन डिवाइड दिस बाई n, क्योंकि हम लोगों ने ये जो दिया है फॉर्मूला, दिस इज ओनली फॉर व्हाट, नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। कि अगर n फैक्टोरियल की बात करें तो दिस इज कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अगर कोई इस स्थिति में 0 फैक्टोरियल की बात हमसे करता है बाई डेफिनेशन, तो हम बाई डेफिनेशन तो हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। उसका सिंपल से रीजन है, क्योंकि हमने जो n फैक्टोरियल डिफाइन किया था वो किसके लिए किया था, n नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला भी अपने हिसाब से तो सही है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर एनी n नेचुरल, क्योंकि ये जो लिखा था उसी को तो हमने ऐसे लिखा और फिर इसको ऐसे लिखा, तो ये n की नेचुरल वैल्यू के लिए ट्रू होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम n को 1 रखें तो व्हाट वी आर गेटिंग इज 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल किसके बराबर आएगा, 1। यहां से देख सकते हो दिस इज 1 फैक्टोरियल अपॉन कितना है, 1। तो इस चीज का ध्यान रखें कि 0 फैक्टोरियल बाई डेफिनेशन तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ 0 फैक्टोरियल बाई मैथमेटिक्स आ सकता है। कैसे, इसके बराबर। अगर इसको आप रिजेक्ट कर दोगे तो बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहां पे आप फंस जाओगे और बहुत सारे गड़बड़ रिजल्ट्स आने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये यूनिवर्सली डिफाइन कर दिया गया है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितने के बराबर असाइन की गई है, 1, ताकि आगे चल के कोई कैलकुलेशन में कभी कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो इस चीज का अपन ध्यान रखेंगे कि व्हाट इज 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल विल बी व्हाट, 1, ठीक है। अब जैसे 2n फैक्टोरियल है, तो 2n फैक्टोरियल मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू ऑड नंबर्स, जैसे 1 3 5 और टिल कहां तक जाएगा, 2n माइनस 1।
So this can be also remembered as a formula कि 2n factorial can be written as 2 की power n into n factorial into 1 into 3 into 5 till 2n minus 1 करके देख लो एक बार, मेरे ख्याल से कर लिया होगा। मतलब अगर आप 2n factorial लिखिएगा by definition तो 2n factorial is 1 into 2 into 3 into 4 so on till 2n minus 1 into 2n, यहाँ तक जाएगा। आप देख रहे हो इसमें दो तरह के नंबर, एक ऑड नंबर भी ऑल्टरनेट पे और एक इवन नंबर भी है। तो टोटल अगर 2n नंबर्स थे इसमें 1 से लेके 2n तक, तो आधे ऑड होंगे आधे इवन होंगे, मतलब आधे मतलब n ऑड होंगे और n क्या होंगे इवन। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ऑड वालों को अलग कर लेते हैं, दैट इज 1 into 3 into 5 और टिल कहाँ तक 2n minus 1, ये ऑड वाले अलग कर लिए। अब इवन वाले कितने थे n, और वो कहाँ से कहाँ तक है 2 4 6 टिल कहाँ तक है 2n। तो अगर इवन है तो हमेशा 2 तो होगा ही उसमें, तो हम क्या कर सकते हैं हर एक से एक 2 निकाल सकते हैं। तो कितने ऐसे नंबर से अपने पास इवन n, तो 2 कितना निकलेगा 2 की पावर n। लेकिन जैसे 2 से 2 निकालोगे तो क्या बचा 1, 4 से 2 निकालोगे तो 2, 6 से 2 निकालोगे 3, तो यानी 1 2 3 और 2n से 2 निकालोगे तो क्या मिलेगा n। तो ये 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट बन जाएगा, तो दैट इज इटसेल्फ n फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 135 टिल 2n माइनस 1, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखेंगे, if 100 factorial equals 2 की पावर m into I, where m is natural and I is odd number, then find m. Or in other words, what is the highest exponent of 2 in 100 factorial? Or in other words, what is the highest exponent of 2 in 100 factorial? अगर हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे तो काफी लेंदी जाएगा वैसे, बट अगर इस फॉर्मूले को भी यूज करना हो तो हम लोग करके देख सकते हैं। 100 फैक्टोरियल मतलब n की वैल्यू 50 हो जाएगी, तो दिस इज 2 into 50 into 50 फैक्टोरियल into ऑड नंबर, कि वो पूरा ऑड है तो उसमें 2 का कोई भी एक्सपोनेंट नहीं होगा, लेकिन 50 फैक्टोरियल में जरूर होगा। तो 50 फैक्टोरियल को चाहो तो आप दोबारा से लिख सकते हो 2 की पावर 25 इंटू 25 फैक्टोरियल इंटू अगेन ऑड नंबर। अब 25 फैक्टोरियल को 2 की पावर 12 मत लिख देना, सॉरी 12.5 मत लिख देना, हम लोग इसमें 24 फैक्टोरियल लिखे, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 24 फैक्टोरियल इंटू 25, और 25 उसी ऑड के साथ चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हो 2 की पावर 12 इंटू 12 फैक्टोरियल। और फर्दर अगर 12 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 2 की पावर 6 इंटू क्या रहेगा 6 फैक्टोरियल इंटू ऑड, और 6 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 2 क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल, जो कि डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऑड। तो जब आप 200 फैक्टोरियल को लिखोगे तो आपके पास 2 के कौन कौन से एक्सपोनेंट आएंगे 50, इसमें 25 और इस वाले में 12, फिर 6, फिर 3 और फिर इस वाले में कितना आएगा 1। तो ये टोटल जोड़ के देखोगे तो कितना आ रहा है आपका 97। तो एक तो ये तरीका है जिससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट। बाकी हम किसी भी प्राइम को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब एक्सपोनेंट या हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम इन एनी पर्टिकुलर फैक्टोरियल, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला देख सकते हैं। जैसे देखना, हम अगर 10 फैक्टोरियल की बात करें सपोज, और हम 2 की बात कर रहे हैं कि 2 का एक्सपोनेंट कितना आएगा, तो हम इसको लिख के पहले तो देख लेते हैं। ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल बड़े फैक्टोरियल्स लिखने में टाइम लग जाएगा, तो सिंपल इससे देख लेते हैं। तो हम अभी क्या ट्राई कर रहे हैं कि मान लो कि n फैक्टोरियल दिया हुआ है और इसमें हम किसी भी प्राइम p का हाईएस्ट एक्सपोनेंट निकालना चाहते हैं। n फैक्टोरियल दिया हुआ है और हम उसमें किसी भी प्राइम p का क्या निकालना चाहते हैं हाईएस्ट एक्सपोनेंट। जैसे इसमें देखते हैं हम लोग किस प्राइम की बात कर रहे हैं 2 की अभी फॉर द टाइम।
तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसमें 10 फैक्टोरियल जब आप लिख रहे होगे तो 1 से लेकर 10 में ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें 2 का एग्जैक्टली एक ही पावर होगा। ऐसे भी नंबर होंगे, नहीं देख सकते हो कि 2 का एक ही पावर होगा एग्जैक्टली, नहीं तो कम से कम एक बोल लो, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जिसमें 2 का कम से कम एक पावर होगा। ऐसे भी नंबर होंगे जिसमें 2 का 2 पावर होगा, नहीं ऐसे भी नंबर होंगे जिसमें 2 का कितना पावर होगा 3, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 का अगर 4 नंबर पावर होगा तो जो फैक्टोरियल होना चाहिए ऑफ कोर्स 16 से क्या होना चाहिए बढ़। तो मेरे ख्याल से अगर 100 की बात करोगे तो ऐसे ही 2 का ही पावर होगा 2 स्क्वायर वाला, मतलब ऐसे भी नंबर होंगे जिसमें कम से कम कितना पावर होगा 2 स्क्वायर, ऐसे भी नंबर होंगे जिसमें कम से कम कितना होगा 2 क्यूब। समझ में आएगा। तो हम इसको अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब कि 2 वाला कितना है, 2 की पावर 2 वाले कितने हैं, मतलब कम से कम 2 की पावर 2 वाले कितने। जैसे 2 वाले का निकालोगे तो हम लेंगे 10/2 सिंपली, नहीं, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इसलिए क्यों, क्योंकि ऐसा अगर कोई पूछता है कि कितने ऐसे नंबर है जिसमें कम से कम 2 की पावर 1 है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि √3 नंबर्स हैं, ऐसे नहीं, नंबर्स तो इंटीग्रल ही आएंगे। समझ में आएगा। इस तरीके से अगर कोई बोलता है कि ऐसे कितने नंबर है जिसमें कम से कम 2 पावर है, नहीं, तो आप देख सकते हो यहां से भी एक तो 4 होगा और एक क्या होगा 8, जिसमें कम से कम कितने पावर है 2। एक पावर ऑलरेडी हम लोगों ने यहां निकाल रखा है 2, और इसका एक पावर जो है 2 की पावर 1, इसमें 2 स्क्वायर है ना, तो एक ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें निकाल रखा है। तो ये टोटल कितने हो गए आपके 5। इसमें बात करेंगे तो इसमें एक मिलेगा और इसमें भी एक मिलेगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि 10/4 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर हो जाएगा 2। ऐसे ही 10/ किसकी बात करेंगे अपन, ऐसे कितने नंबर है जिसमें 2 क्यूब कम से कम आया, तो आप देख सकते हो कि 8 ही होगा सिर्फ, ठीक है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं कि एक एक करके सारे सिंगल पावर वाले, डबल पावर वाले, 3 पावर वाले सब निकाल लिए, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 1। और जैसे ही 10/2 की पावर 4 करोगे तो उसकी वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी 0। तो अगर कोई बोलता है n फैक्टोरियल में कोई प्राइम p है, उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि n/, पहले तो सिंगल पावर वाले निकालने पड़ेंगे, जैसे इसमें 3 वाला भी निकाल सकते थे कि 10/3 ही ऐसे नंबर होंगे जिसमें कम से कम 3 की पावर एक बार आया होगा। जैसे देख सकते हो कौन सा 3, 6 और एक कौन सा हो गया 9। 2 पावर वाला 3 स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यही वाला आएगा, नहीं उसके आगे फिर आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि n फैक्टोरियल में प्राइम p का अगर हाईएस्ट एक्सपोनेंट जानना है तो हम लोग n/p की पावर 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर इसलिए लिखने समझ में आ रहा होगा n/p², n/p³, और ये कब तक जाएगा, जब तक हम लोग बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 ना आने लग जाए, ठीक है ना। या फिर उसके लिए भी हम कंडीशन तो लिख ही सकते हैं कि n, या नीचे जो है p की पावर k लिख लेते हैं उसको, तो वो ग्रेटर देन क्या हो जाए n, ऐसे ही ना, ठीक है। लिख लिया तो आगे बढ़ेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ साइफर्स। Find the number of ciphers at the end of find the number of ciphers at the end of 2019 factorial. Find the number of ciphers at the end of 2019 factorial. Number of ciphers मतलब नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है ना। तो एट द एंड ऑफ 2019 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर 2019 को जब मल्टीप्लाई करके जो नंबर बनेगा वो नंबर नहीं पूछा है उस नंबर के एंड में कितने जीरोस होंगे। तो हम लोग अगर बात करें कि जीरो कैसे फॉर्म हो रहे होंगे एंड पे, तो हम लोग लेंगे 2019 मतलब 1 से लेकर 2019 तक का जो भी प्रोडक्ट होगा, तो उसमें जीरो जैसे एंड में कैसे बन रहा होगा, जब जब एक 2 और एक 5 इंटरेक्ट करेगा तो एक जीरो आएगा, नहीं जब भी 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या मिलेगा आपको एक जीरो। अब यहां देख सकते हो कि 2019 तो फिक्स है नहीं, तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल सकते हैं क्या कि किसी पर्टिकुलर फैक्टोरियल में अगर कोई पूछे कि 2 ज्यादा बार मिलेगा या 5 ज्यादा बार मिलेगा, 2 नहीं खैर कोई बात नहीं। ताला लेंगे कि अगर कोई पूछे कि 2019 फैक्टोरियल में 2 ज्यादा मिलेगा या 5 ज्यादा मिलेगा, तो डेफिनेटली कौन ज्यादा मिलेगा 2, क्योंकि जब आप 2009 फैक्टोरियल में 19 फैक्टोरियल में 2 की पावर निकालो, 2 स्क्वायर 2 क्यूब ऐसे डिवाइड करोगे, और 5 के लिए निकालोगे तो 5 स्क्वायर ऐसे डिवाइड करोगे, तो डेफिनेटली बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो वैल्यूज क्या मिलेंगी आपको कम, यानी 2 के एक्सपोनेंट ज्यादा मिलेंगे, ठीक है।
लेकिन 0 बनाने के लिए हमको 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 मिल जाएगा तो 0 बन जाएगा या सिर्फ 2 मिल जाएगा तो 0 बन जाएगा, दोनों की एबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगेगा, लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। जो कम है प्रोडक्ट उसके हिसाब से बनेगा, यानी कि हम लोग बोले कि कितने जीरोस बन पाएंगे, जितने 5 मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 तो हमारे पास एबंडेंस में है। समझ में आ गया? तो हम लोग बोले कि 5 के नंबर्स जो होंगे वही जीरोस के भी नंबर होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5 की पावर 1 वाले कितने होंगे इसमें। फिर हम लोग बोले ऐसे ही 5 स्क्वायर, फिर क्या रहेगा आपका 5 क्यूब, फिर क्या रहेगा 5 की पावर 4, उसके बाद तो ज्यादा हो जाएगा ना, ये आएगा हाँ 3125 ऐसा हो जाएगा ना उसके आगे। तो हाँ, तो मेरे ख्याल से उसके आगे तो क्या रहेगा 0। तो 5 वाला मेरे ख्याल से 4 0 3 नहीं, फिर ये 5 स्क्वायर वाला अगर बात करें तो 8 0 क्या, फिर 16 फिर 3, तो 500 के आ जाएगा 2। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ साइफर्स एट द एंड ऑफ 2019 फैक्टोरियल। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मीनिंग ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मीनिंग ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जैसे अगर हम लोग बात करें द वर्ड परम्यूटेशन, तो दिस मीन्स अरेंजमेंट, arrangement of things which can be different, which can be alike, taken something at a time out of given things, ठीक है ना। तो something या सबके सबको एक साथ अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो परम्यूटेशन वर्ड का मतलब क्या है आपका, अरेंजमेंट, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई पूछे व्हाट इज कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन इज काइंड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों वर्ड्स क्लियरली समझ लें कि परम्यूटेशन का मतलब तो क्या होता है अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मींस मतलब क्या होता है सिलेक्शन, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग डिफरेंस काफी सारा है, ठीक है ना। हम लोग बोल सकते हैं, मान लीजिए कि एक 15 प्लेयर्स का ग्रुप है, P1 P4 P2 P3 P4 टिल P15, मतलब हम लोग बोलेंगे देयर आर ग्रुप ऑफ 15 प्लेयर्स, ठीक है ना। और हम लोग को मान लो कि एक टीम बनानी है, नहीं कितने लोगों की टीम बनानी है, 11 लोगों की, नहीं तो सिलेक्शन का हम लोग के बाहर है कि इसमें से 11 लोग सेलेक्ट करके क्या बनानी है, मतलब टीम बनानी है, मतलब समझ रहे हो ना कि 11 लोग चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लो कि किसी ने सेलेक्ट किया कि P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 इस तरीके से सेलेक्ट किया, तो एक टीम बन गई 11 की, नहीं क्योंकि हम लोग को टोटल मेंबर्स कितने रखने हैं टीम में 11। तो हम लोगों ने किसी ने बोला कि पहले P1 ले लिया, P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11, तो एक टीम बन गया। फिर अगर अब कोई बोल रहा है कि P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1, फिर से एक नई टीम बन गई, नहीं तो हम लोग बोलेंगे कि जैसे हमने P11 लिया, P10 P9 P8 P7 P8 ऐसे करके लिया P1 तक, तो एक नई टीम आ गई। क्या हुआ? सेम है, टीम सेम होगी, उसमें 11 प्लेयर है, इसमें 11 प्लेयर है, देखो तो सेम हो गया। अच्छा, तो यानी कि अगर कोई इस तरह की जिम्मेदारी दे रहा है कि टीम बनानी है, समझ में आएगा, तो टीम बनाने में जिस ऑर्डर में हम लोगों ने प्लेयर्स को लिया है उस ऑर्डर का कोई रोल नहीं है, नहीं जिस ऑर्डर में हमने प्लेयर्स को लिया है उस ऑर्डर का कोई रोल नहीं है। जैसे अगर मान लो कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है ना, मान लो अब खेलना तो नसीब नहीं रहा अभी नहीं तो मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लेंगे, मान लो कि अपन गली क्रिकेट खेल रहे हैं, एक ही साइड विकेट लगा हुआ है, नहीं तो एक एक करके ही जाते हैं प्लेयर्स, नहीं तो हम लोग बोलेंगे कि मान लो कि 11 प्लेयर्स हैं तो 11 पूरे का पूरे, ज़्यादा भी हो सकते थे, बट हम लोग बोलेंगे कि 11 लोग हैं और हम लोग बोलेंगे कि एक ही साइड है और हम लोग एक एक करके भेज रहे हैं बैटिंग के लिए। तो जैसे हमने भेजा P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11, एक बार तो बैटिंग करने के लिए सब आउट हो रहे हैं, नहीं और एक बार हमने बोला P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1, दोनों सेम बैटिंग ऑर्डर होगा, वो तो हाँ कह रहा है
P1 से एक बार P11 भेजा बैटिंग करने के लिए और फिर P11 से P1 भेजा, तो सेम ही तो हुआ नहीं? अरे खेल तो वही रहे 11। हाँ क्या बोल रही है आदित्य अग्रवाल? अलग हो गया। अच्छा, तो यानी आप देख रहे हो कि ये जो बैटिंग ऑर्डर जो हमने भेजा है ये दोनों कैसे हैं? डिफरेंट। तो इसको हम लोग अरेंजमेंट कहते हैं। जहां ऑर्डर का इंपॉर्टेंट रोल है, नहीं, जहां ऑर्डर का इंपॉर्टेंट रोल है वो केसेस किसके होंगे? आपके अरेंजमेंट के। और हम लोग ने जहां ऑर्डर डज नॉट प्लेस एनी इंपॉर्टेंस, ठीक है ना, तो वो कॉम्बिनेशन या फिर आप उसको क्या बोल सकते हैं? सिलेक्शन। जैसे मान लो कि 5 पॉइंट्स है इस प्लेन में और हम लोग को 3 साइड वाला ट्रायंगल बनाना है, समझ रहे हो? नहीं, तो हम लोग कि 5 पॉइंट्स हैं और हम लोग को क्या बनाना है? 3 साइड वाला ट्रायंगल। और ये कंडीशन दिया हुआ है कि इनमें से कोई भी 3 पॉइंट जो है वो कॉलिनियर नहीं है, ठीक है ना, मान लिया ये कंडीशन। तो जैसे एक बार हमने ट्रायंगल बनाने के लिए लिया P1, P2 और P3, तो एक ट्रायंगल बना आपका। नहीं पूछ रहा कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनाने हैं, अभी हम आंसर नहीं कर रहे। तो पहले तो हमने बोला P1, P2, P3 लिया तो एक ट्रायंगल बन गया। नहीं, अभी हमने P3, P1, P2 लिया तो एक नया ट्रायंगल बन गया। नहीं, तो यानी यहां भी हम लोग देख सकते हैं कि जिस ऑर्डर में हम वर्टेक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं उस ऑर्डर का कोई रोल नहीं है। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन आपके सामने है कि जहां ऑर्डर का कोई रोल नहीं है, तो दोज आर द केसेस ऑफ कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन। और जहां ऑर्डर इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो वो केसेस किसके होंगे? परमुटेशन, दैट इज अरेंजमेंट। समझ में आएगा? तो एक लाइन लिख लो, बाकी अगर अपने मन से जो लिखना हो लिख लेना। परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। परमुटेशन मीन्स arrangement of things which are different or alike। डिफरेंट भी चीजों का अरेंजमेंट हो सकता है, अलाइक चीजों का भी अरेंजमेंट हो सकता है। टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, मतलब उसमें से कुछ चीज़ों का, जैसे हो सकता है 10 चीज़ें हैं अरेंज करने के लिए, उसमें से बोला कि एट ए टाइम 5 ही चीज़ों को अरेंज करो आप। तो इस तरह के केसेस हो सकते हैं, टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। हेंस परमुटेशन refers to a situation, hence permutation refers to a situation where order plays a very important role while combination or selection is a situation where order plays no role. Now we are talking about some theorems for something which we call as कि faster calculation के लिए ज़रूरत है। बाकी देखते हैं क्या, तो लिख सकते हो some useful theorems। पहले थ्योरम की बात करें, इसमें लिखिएगा नंबर ऑफ परमुटेशन और अरेंजमेंट, नंबर ऑफ परमुटेशन और अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। ध्यान रखें कि जब हम डिफरेंट, अलाइक इस तरह के वर्ड स्पेल कर रहे हैं तो उन सब चीज़ों को ध्यान से देख लें, नहीं तो ऐसा ना हो कि आगे चल के कभी अलाइक के लिए लगा दें फॉर्मूला, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ परमुटेशन और अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम is symbolized as NPN। मतलब P stands for here permutation, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो थे
और एट ए टाइम कितने चीज़ों का अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन एन एट ए टाइम, ठीक है ना। इसको हम लोग इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, लेकिन जनरली नहीं ही करते हैं, जनरली यही वाला टर्म यूज़ करते हैं, ए एन एन। ए हेयर स्टैंड्स फॉर अरेंजमेंट, ठीक है ना। या फिर इस तरीके से भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन एन एट ए टाइम, एंड दिस विल बी गिवन बाई एन फैक्टोरियल। जब हम एन डिफरेंट चीज़ों का अरेंजमेंट कर रहे हैं टेकन ऑल एट ए टाइम, तो ये जो अरेंजमेंट है ये कितनी तरीके से हो सकता है, दिस अरेंजमेंट कैन बी डन इन एन फैक्टोरियल वेज, ठीक है ना। अब बोलो कैसे, तो वैसे तो तुम लोग समझ में आ जाना चाहिए, बट फिर भी हम लोग इसको एक सिंपल से एग्जांपल से देखने की कोशिश करते हैं, और चाहो तो मत देखो। जैसे मान लो कि अपने पास 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, और कोई बोलता है क्या, नहीं, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स T1 T2 और क्या है T3, और कोई बोलता है क्या कि इन तीनों चीज़ों को अरेंज करके दिखाओ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन तीनों चीज़ों को अरेंज करके दिखाओ, ऑल एट ए टाइम की बात हो रही है, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अरेंज करने के, जैसे एक तो हो सकता है T1 T2 T3 खुद, एक हो सकता है T1 T3 T2, एक हो सकता है T2 T1 T3, एक हो सकता है T2 T3 T1, एक हो सकता है T3 T1 T2, और एक हो सकता है आपका T3 T2 और क्या है T1। सोच लो और कोई तरीका हो ऐसा, नहीं। तो ये टोटल 6 तरीके हैं। अब 3 की जगह 4 चीजें हो जाएं तो ये समझ में आ रहा है, ये करते करते हालत खराब हो जाएगी। तो दैट इज वाई द नेम ऑफ द टॉपिक इज हाउ टू काउंट विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये 3 चीजों का तो हम लोगों ने अरेंजमेंट करके देख लिया, लेकिन अगर नंबर ज्यादा हो जाएंगे तो ऑफकोर्स हम लोगों ने इस तरीके से तो कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि मान लो कि देयर आर 3 वैकेंट प्लेसेस, कौन 3 वैकेंट क्या है प्लेसेस, और हम इन 3 वैकेंट प्लेसेस को इन 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट से फिल कर रहे हैं। फिल करना मतलब रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। वी आर फिलिंग दीज 3 वैकेंट प्लेसेस विद दीज 3 डिफरेंट क्या ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हम लोग ने पहले वाले प्लेस के लिए कितनी जगह, मतलब कितने ऑप्शंस हो सकते हैं, 3। या तो यहाँ T1 रख दिया जाए, या T2 रख दिया जाए, या फिर क्या रख दिया जाए T3। फिर दूसरे प्लेस के लिए 2, क्योंकि एक तो पहले रख चुके हैं, और फिर तीसरे के लिए 1। तो आप देख सकते हो कि तीनों को रखना है, तो यानी कि हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 3 फैक्टोरियल, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 6। तो आप देखोगे कि ये जो मैंने फिल किया है वही ये 6 तरीके हैं। ठीक है, मान लो कि आपने पहले पे T1 रख दिया, नहीं, आउट ऑफ T1 T2 T3, फिर जो बच गया T2 T3 में से यहाँ T2 रख दिया है, यहाँ पे T3 रख गया, तो ये पहला ही अरेंजमेंट तो आया। मान लो किसी ने बोला कि नहीं मैंने यहाँ पे तो T1 रखा था, फिर इधर T3 रख दिया, इधर T2 रख दिया, तो सेकंड वाला आ गया। यानी कि हम लोग बोले कि इसमें जितने नंबर ऑफ तरीके होंगे इनके अरेंजमेंट के, या जो फिल करने के तरीके हैं, इन दोनों से जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो दोनों क्या होंगे, सेम। तो हम लोग अगर कोई बोल रहा है कि n ऑब्जेक्ट्स आर देयर, तो T1 T2 T3 till Tn आर n ऑब्जेक्ट्स, और मान लेते हैं कितने वैकेंट प्लेसेस है अपने पास, n। नहीं, तो अगर कोई बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज दीज n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड, तो हम लोग बोले दिस इज इक्विवेलेंट टू फिलिंग दीज n वैकेंट प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ दीज n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं पहले वाले प्लेस को कितनी तरीके से आप फिल कर सकते हैं, n वेज। इसके कोरस्पॉन्डिंग दूसरे वाले को, क्योंकि एक रख चुके हैं, तो n-1, इसके आगे वाले को n-2, और जब आप लास्ट में ऐसे करते करते जाओगे तो डेफिनेटली आपके पास कितने ऑब्जेक्ट बचे होंगे, 1, और सबको रखना है, तो इन सबका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स 1 से लेकर n तक के प्रोडक्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, n फैक्टर। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कभी भी n चीजों का अरेंजमेंट आ रहा है टेकन ऑल एट ए टाइम, द आंसर इज डायरेक्टली व्हाट, n फैक्टोरियल। नेक्स्ट लिखेंगे थ्योरम 2। Number of permutation or arrangement of n distinct things. Number of permutation or arrangement of n distinct things taken r at a time. Number of permutation of n distinct things taken r at a time is symbolized as तो एक तो तरीका है इसको सिंबलाइज करने का इस तरीके से, NPR, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग, P स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन टेकन r एट ए टाइम, या फिर ANR,
या फिर पी एन कॉमा आर, एंड दिस इज गिवन बाई एन फैक्टोरियल अपॉन n minus r factorial. This is given by n factorial upon n minus r factorial. तो फिर से हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें थोड़ा चेंज आया है कि हम अरेंजमेंट तो इन चीजों का ही कर रहे हैं, बट इस बार सबके सबको एक साथ लेकर नहीं, हम लोग इसमें एट ए टाइम कितने चीजों को लेकर अरेंजमेंट कर रहे हैं r. तो इसको हम लोग फिर से जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से देख रहे हैं कि मान लो कि आपके पास 3 डिस्टिंक्ट टॉयज हैं और एट ए टाइम नहीं, आउट ऑफ दीज 3 डिस्टिंक्ट टॉयज वी हैव टू अरेंज दीज 3 डिफरेंट टॉयज taking 2 at a time. नहीं, we have to arrange these 3 different toys taking 2 at a time. तो at a time 2 लेते हुए अरेंज करना है. तो एक तरीका हो सकता है कि T1 T2 लिया, उसको अरेंज कर दिया, तो ऐसे हो जाएगा. ऐसा भी हो सकता है कि हमने T1 T3 लिया होगा, उसको अरेंज कर दिया होगा, या फिर T2 T3 लिया होगा, उसको अरेंज किया होगा. देख लो. तो ये कुल मिला के तरीके हैं जिससे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इन तीनों टॉयज को अरेंज कर सकते हैं और टेकन कितना 2 at a time. So this is as good as to fill 2 vacant places with these 3 different toys. कि अगर मैं बोलूं कि पहले वाले को फिल करने के तरीके 3, दूसरे वाले को फिल करने के तरीके 2, और दोनों को फिल करना है तो 3 into क्या हो जाएगा 2. तो आप देख सकते हो जब पहले को फिल कर रहोगे, मान लो कि इनमें से तीनों में से एक चॉइस आपने T1 ले लिया, फिर इसमें फिल कर रहोगे, मान लो कि अपने बच्चे जो 2 चॉइसेस थे उसमें T2 रख दिया, तो यही तो आया. या फिर हम पहले वाले में रख दिया T2 और दूसरे वाले में क्या रख दिया T1, तो ये सेकंड वाला आ गया. तो आप देख सकते हो ये जितने भी तरीके हैं ये वही तरीके हैं जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि इन 2 वैकेंट प्लेसेस को इन 3 डिफरेंट टॉयज से हम लोग क्या कर रहे हैं फिल. अब हमारे पास सिचुएशन क्या है कि हमारे पास कितने टॉयज हैं n डिस्टिंक्ट, और हमारे पास वैकेंट प्लेसेस क्या है r. क्यों? क्योंकि एट ए टाइम हम लोग को कितनी चीजों को अरेंज करना है r. तो हम बोले कि हमारे पास प्लेसेस है 1 2 3 टिल कहां तक है r. तो पहले प्लेस को भरने का तरीका क्या होगा n, दूसरे प्लेस को भरने का तरीका क्या होगा n-1, तीसरे प्लेस को भरने का तरीका क्या होगा n-2. तो आप थोड़ा नोटिस करो कि क्या कर रहे हैं हम लोग. ऑब्वियस बात है भर रहे हैं जगहों को, बट हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे पहला बोला तो n बोला, दूसरा बोला तो n-1 बोला, तीसरा बोला तो n-2 बोला, यानी कि जैसे जैसे एक एक रखते जा रहे हैं एक एक क्या होता जा रहा है घटता जा रहा है. तो जैसे पहले में तो n-0 टाइप का था ना, दूसरे में n-1, तीसरे में n-2, तो rth में n-r नहीं, क्या n-r-1. ठीक, देख सकते हो कि जो भी प्लेस की संख्या है उससे एक कम घटा रहे हैं, नहीं ऑब्जर्वेशन से. तो n-0, n-1, n-2, तो ये rth प्लेस है, तो n- क्या हो गया r-1. तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज, तो इन सबका प्रोडक्ट होगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या आएगा n into n-1 एंड सो ऑन टिल कहां तक जाएगा n-r-1 को लिखोगे ओपन करके तो n-r+1. आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सबके सब कंसेक्यूटिव है, राइट. n-r+1 तक क्या है कंसेक्यूटिव. तो ये दिख रहा नहीं कि कम होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है. तो आगे हम एक एक और कम करते जाते हैं. जैसे एक और कम कर दिया तो n-r, एक और कम कर दिया n-r-1, ऐसे कम करते करते हम कहां तक जा सकते हैं 3 2 1 कि घटते घटते कहीं ना कहीं तो 1 पहुंच ही जाएगा नहीं जाते जाते. अब हम लोग बोले कि इसका मतलब हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, इससे, और इससे मल्टीप्लाई किया है, तो इसी से हम क्या कर देते हैं डिवाइड. यानी किससे डिवाइड कर रहे हैं n-r, n-r-1, और सो ऑन टिल कहां तक 3 2 1. अब आप समझ सकते हो कि जो ऊपर लिखा गया है, देख लो जो ऊपर लिखा गया है ये 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट है, तो वो क्या हो गया आपका n फैक्टोरियल. और नीचे जो है वो भी आप ध्यान से देखिए, वो क्या लिखा हुआ है 1 से लेकर n-r तक का प्रोडक्ट, तो दैट इज व्हाट n-r फैक्टोरियल. तो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल. तो कभी भी अगर कोई बोल रहा है कि द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, तो डायरेक्टली यू कैन राइट दिस एज या तो npr सिंबल हो गया, और वैल्यू निकालना है तो क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल. लिख लिया. तो नेक्स्ट लिखिएगा थ्योरम 3. थ्योरम 3 में लिखेंगे नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन इज सेम एज व्हाट सिलेक्शन.
number of selection or combination of n distinct things, number of selection or combination of n distinct things taken r at a time, taken r at a time is symbolized as NCR. तो NCR यूज होता है, एक ऐसा है CN, R और एक ये भी सिंबल है, ठीक है ना। तो पहला जो तीसरा सिंबल है ये सबसे ज्यादा यूज होता है, एक तो NCR या फिर ये भी नोटेशन बार बार यूज होता है N और R, और इस तरीके से लिख देगा और वो मेंशन भी करेगा कि दिस डिनोट्स नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सेलेक्ट n r थिंग्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट इज सिंबल ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ r डिस्टिंक्ट थिंग्स आउट ऑफ व्हाट n डिस्टिंक्ट थिंग्स, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर कोई पूछता है तो दिस वैल्यू इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। द वैल्यू इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे मान लो कि आपके पास 3 डिस्टिंक्ट वाइज है, बोलता है क्या है कि नंबर ऑफ सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिस्टिंक्ट वाइज टेकन 2 एट ए टाइम। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास अगर 3 टॉइज दिया हुआ है तो कितने ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप, 2-2 के कॉम्बिनेशन, मतलब समझ में आ रहा है, सिलेक्शन कर सकते हैं कितने के, 2-2 के। तो 3 टॉइज हैं और आपको बोल रहा है कि 2-2 के सिलेक्शंस करने हैं, तो कितने सिलेक्शंस आप कर सकते हो, 3। या तो आप T1 T2 ले लो या T2 T1 भी ले सकते हैं, लेकिन होगा क्या, सेम। यानी कि T1 T2 T2 T1 आर नॉट गोइंग टू बी 2 डिफरेंट सिलेक्शंस, दे आर गोइंग टू बी सेम सिलेक्शन, क्योंकि ऑर्डर विल नॉट प्ले हियर एनी रोल, ठीक है। T1 T2 ले सकते हो, T1 T3 ले सकते हो और क्या ले सकते हो, T2 T3। समझ में आ रहा है क्या बोले। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें कि 3 हो गए ना, ठीक है, तो एक तो कॉमन सेंस अगर तुम्हारे अंदर जागृत है तो तुम ऐसे सोच सकते हो कि n टॉइज हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, r चीजों का सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने थोड़ी देर पहले थ्योरम 2 में किया, हमने r चीजों का क्या किया, अरेंजमेंट। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, r चीजों का सिलेक्शन। तो इन दोनों में फर्क तो बस इसी का होगा ना कि जितने भी r के जो सिलेक्शंस आए होंगे अरेंजमेंट में वो सब अरेंज हुए होंगे, नहीं अरेंजमेंट वाले में वो सब क्या हुए होंगे, अरेंज। नहीं समझ में आ रहा, गोली मारो, ऐसे समझा देता हूं। अच्छा, जैसे सपोज कर लो कि हम एक प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, एक प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे कि मान लीजिए n डिस्टिंक्ट टॉइस हैं और आपके पास क्या है, नंबर ऑफ परमुटेशन बताने हैं, क्या बताने हैं, नंबर ऑफ क्या बताने हैं, परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन एट r एट ए टाइम। तो व्हाट इज द आंसर, NPR। तो एक दो बच्चों ने बता दिया और मेरे ख्याल सही बताया, NPR। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, तो आंसर इज व्हाट, NPR। तो ये तो हम लोगों ने अभी करके देखा, NPR आ गया। अब हम इसी चीज को थोड़ा अलग अंदाज में करते हैं। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली आंसर नहीं लिख रहे, हम क्या कर रहे हैं कि पहले n में से r चीजों को सेलेक्ट कर रहे हैं, नहीं पहले n में से r चीजों को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसको क्या कर रहे हैं, अरेंज। तो नंबर ऑफ वेज तो दोनों तरफ से सेम आने चाहिए ना। जैसे अगर कोई बोल रहा है कि n में से r चीजें आप सेलेक्ट कर लो, नहीं पहले n में से क्या कर लो, r चीजें सेलेक्ट, मतलब हम लोगों ने पहले n में से r चीजें सेलेक्ट कर ली, सबको सेलेक्ट कर लिया। कितने ऐसे तरीके हैं, तो मान लिया x, नहीं n में से r चीजों को सेलेक्ट करने का तरीका कितना, मैंने मान लिया x। अब हमने, हमारे पास r के ग्रुप आ गए, कितने ग्रुप आ गए, x। नहीं समझ में आया, हमने बोला कि सबसे पहले हमने n में से कितनी चीजों को सेलेक्ट कर लिया, r चीजों को सेलेक्ट कर लिया। r चीजों को सेलेक्ट करने के जितने भी तरीके थे उनको मैंने क्या मान लिया, x। तो n में से r चीजों को सेलेक्ट करने के जितने भी तरीके थे वो x हैं, तो हम लोग के पास r के सिलेक्शन आ गए, राजस्थान रॉयल्स के नहीं, r ग्रुप्स के। समझ में आ रहा है क्या। अब अरेंजमेंट में क्या हुआ होगा कि ये सारे ग्रुप्स बार बार क्या हुए होंगे, अरेंज। अगर मैं पूछूं कि r का ग्रुप है, इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी अरेंज, r फैक्टर, हर एक ग्रुप कितनी बार अरेंज हुआ होगा, r फैक्टर। तो ऐसे अगर x ग्रुप है तो उन सब r के ग्रुप के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या रहे होंगे, x इंटू, यही तो रहा होगा ना। और ये दोनों क्या होगा, सेम, क्योंकि इसमें भी हम लोगों ने n में से 8 डिस्टिंक्ट चीजों का अरेंजमेंट किया और उसमें भी वही काम किया है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर,
NPR दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r जो भी है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल से फिर डिवाइड करोगे तो दिस इज व्हाट इज x एंड ये x किस चीज को डिनोट कर रहा था n में से n डिस्टिंक्ट चीजों में से r डिस्टिंक्ट चीजों का सिलेक्शन तो दैट इज गोइंग टू बी दिस मच और इसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे दिखाते हैं NCR तो मेरे ख्याल से वो प्रूफ हो गया नहीं समझ में आया तो बताएंगे हाँ अच्छा जैसे हम लोग बोले कुछ पॉइंट्स और हैं जैसे हम लोग अगर कोई बोले कि NC0 क्या है तो मेरे ख्याल से NC0 बाई डेफिनेशन भी देख सकते हो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल किसके बराबर बताया हुआ है 1 तो मेरे ख्याल से NC0 किसके बराबर आ जाएगा 1 कोई पूछे NCN ये भी किसके बराबर हो जाएगा 1 ठीक है दूसरा कोई बोले कि NCR एंड NCN माइनस R दे मस्ट बी व्हाट सेम इसमें ना ये दोनों सेम क्यों होगा क्योंकि NCR का ये फॉर्मूला होगा और NCN माइनस R का भी यही होगा क्योंकि अब n फैक्टोरियल यहाँ n माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा और यहाँ n माइनस n माइनस r करोगे तो दोबारा से क्या हो जाएगा r फैक्टोरियल तो NCR इज सेम एज व्हाट NCN माइनस r अगर कोई बोल रहा है कि इफ NCX इक्वल टू NCY व्हाट कैन वी से हाँ तो हम लोग लेंगे कि NCX इक्वल टू NCY तो देयर कैन बी टू ऑप्शन दिस इंप्लाइज x इक्वल टू y या तो ये दोनों सेम हो जाएं या फिर क्या हो सकता है ये दोनों सेम अगर नहीं है तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि अगर x इक्वल टू y हो या फिर हम लोग बोल सकते हैं ना कि NCX इक्वल टू हम लोग NCY को NCN माइनस y भी लिख सकते हैं जैसा भी सीखा तो या तो x y के बराबर होगा या फिर x n माइनस y के बराबर होगा और x n माइनस y के बराबर हुआ मतलब x प्लस y किसके बराबर हुआ n तो हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू y होगा या फिर x प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा n एक और इंपॉर्टेंट है NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR करके देखो इसको प्रूफ तो देख सकते हो ये लेफ्ट हैंड साइड में NCR है तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और क्या है n माइनस r फैक्टोरियल बाय डेफिनेशन और NCR माइनस 1 का मतलब हो गया n फैक्टोरियल अपॉन कितना r माइनस 1 फैक्टोरियल और अब n में से r माइनस 1 जाएगा तो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट n माइनस r प्लस 1 क्या हो गया फैक्टोरियल ऊपर से देख सकते हो n फैक्टोरियल कॉमन है बाहर निकाल दिया r फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं कितना r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल तो r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिखोगे तो इसमें भी r माइनस 1 फैक्टोरियल इसमें भी r माइनस 1 फैक्टोरियल तो ओवरऑल r माइनस 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कॉमन अब अंदर अगर हम लोग बात करें तो ऊपर तो 1 बचा और नीचे इसको सिंस आपने r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा था तो इसका एक r तो बचेगा क्योंकि r माइनस 1 फैक्टोरियल मैंने क्या ले लिया है बाहर अब इन दोनों में देख सकते हो ये बड़ा है इसको हम लोग लिख सकते हैं n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल नहीं n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल तो देख रहे हो कि इससे भी कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास n माइनस r फैक्टोरियल तो आप देख सकते हो यार n माइनस r फैक्टोरियल बाहर आ गया तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं ना क्योंकि n माइनस r फैक्टोरियल बाहर आ गया और r फैक्टोरियल को r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा था तो r ही बचा है बस ठीक है उसके आगे वाले में देख सकते हो कि 1 अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल पहले जा चुका है इसका बचा गया n माइनस r प्लस 1 इसका जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम में आप देख सकते हो कि बनेगा इन दोनों का प्रोडक्ट और ऊपर बनेगा इन दोनों का सम इन्हीं दोनों का n माइनस r प्लस 1 और प्लस r तो एक्चुअली वो क्या बनेगा n प्लस 1 अब आप देख सकते हो एलसीएम के बाद ये r इंटू दिस मिलेगा तो r फैक्टोरियल और ये दोनों आपस में मिलेंगे तो n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल दोबारा से लिख सकते हैं अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऊपर वाला क्या बन गया n प्लस 1 फैक्टोरियल तो अब आप देख सकते हो बिल्कुल सेट है माहौल इसको हम क्या लिख सकते हैं n प्लस 1 CR तो n प्लस 1 फैक्टोरियल इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिखोगे तो n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल और नीचे क्या आ जाएगा r फैक्टोरियल तो दैट इज व्हाट इज n प्लस 1 CR तो एक तो हम इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं दूसरा हम इसको चाहें तो बाई कॉम्बिनेटोरिक्स भी प्रूव कर सकते हैं बाई सेटिंग एन एग्जांपल व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल वी कैन टेक इज कि सपोज कर लो कि देयर आर n प्लस 1 डिस्टिंक्ट पेन्स in terms of color नहीं
हम लोग बोलेंगे कि टोटल कितने आपके पास पेन है n+1 और सबके क्या हैं कलर्स क्या हैं डिस्टिंक्ट, ठीक है। और हम लोग को मान लो कि n+1 में से r पेन सेलेक्ट करना है। हाउ मेनी पेन वी हैव टू सेलेक्ट r। तो हम लोग कि n+1 में से अगर r पेन सेलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ वेज इज गोइंग टू बी n+1 cr। तो हमारे पास n+1 डिस्टिंक्ट कलर पेन है और हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें से r सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो गया n+1 cr। इसी चीज को हम दूसरी तरीके से कर सकते हैं। मान लो कि एक बच्चा है, नहीं श्रेष्ठ नाम का, ठीक है, और मान लेते हैं कि उसका इसमें कोई एक फेवरेट कलर का पेन होगा, मतलब डिफरेंट कलर के पेन है। तो मान लिया कि उसका एक फेवरेट कलर का पेन है पिंक, नहीं, तो हम लोग बोलेंगे कि मान लो कि श्रेष्ठ का एक फेवरेट पेन है इसमें कौन सा पिंक। अब हम श्रेष्ठ के हिसाब से सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये जो n+1 में से r हमने सेलेक्ट किया होगा पेन, नहीं, तो ये सारे सिलेक्शन में पिंक हो ऐसा जरूरी तो नहीं है, या हमेशा होगा नहीं, अलग उसमें पिंक हो भी सकते हैं और उसमें पिंक नहीं भी हो सकता है। तो मान लो कि हम पहले वो सिलेक्शन काउंट करते हैं जिसमें पिंक नहीं है, नहीं, फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट ऑल दो सिलेक्शंस इन दिस n+1 cr जिसमें हम लोग बोल रहे हैं पिंक नहीं है। अगर पिंक नहीं है तो पेन हट गया। अब कितने पेन बच गए आपके? n+1, ग्रेट, n-1। तो हम लोग बोल रहे हैं कि n+1 में से वो पिंक कलर वाला पेन हटा देते हैं, क्योंकि अगर हमको काउंट करना है वो सिलेक्शन जिसमें पिंक नहीं है तो उसको हटाएंगे तो n ही पेन बचेंगे। और हमको कितने सेलेक्ट करने हैं? r। तो हम लोग बोलेंगे कि n+1 में से पहले तो एक हट गया तो टोटल कितने बच गए? n। बस अब ताले बोलेंगे कि अगर हमको कितने सिलेक्शन करने थे टोटल, इनिशियली r करने थे, अभी भी हम कितने सिलेक्ट करेंगे? r, क्योंकि हम कौन से सिलेक्शन काउंट कर रहे हैं जिसमें पिंक वाला पेन नहीं है और हम सेलेक्ट तो कितने कर रहे हैं? r। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज? n cr। मतलब अगर n+1 cr में से कोई पूछे कि ये जो फेवरेट कलर जो पिंक वाला है बच्चा, ठीक है ना, वो नहीं उसमें वो वाला पेन ना हो तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन? तो दैट इज n cr। अब ऐसे भी सिलेक्शन होंगे जिसमें पिंक होगा, नहीं, ऐसे भी सिलेक्शन होंगे जिसमें पिंक वाला पेन होगा। तो अब यही तो दो तरह के सिलेक्शन थे ना, या तो पिंक होगा या फिर पिंक नहीं होगा। तो पिंक नहीं होगा वाला काउंट कर लिया। अब पिंक होगा तो उसको तो रखना पड़ेगा ना सिलेक्शन में पहले ही। तो अब कितने पेन बच गए आपके पास? n। और अब कितने सेलेक्ट करने हैं? r-1। क्यों r-1? क्योंकि एक पेन तो ऑलरेडी क्या हो चुका है? सेलेक्ट। तो ऑर्डर यहाँ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो पहले तुम पिंक में रखो बाद में रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम लोग बोल रहे हैं बचे हुए n में से हमको कितने सिलेक्ट करने हैं? n c r-1। तो ये वाला कौन सा सिलेक्शन हो गया जिसमें पिंक नहीं है, और ये कौन सा सिलेक्शन होंगे जिसमें पिंक है। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स? दिस इज गोइंग टू बी दिस प्लस दिस। तो यही तो वो टोटल सिलेक्शन होंगे। तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि n+1 cr किसके बराबर होगा? ncr और प्लस क्या हो जाएगा? ncr-1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन, there are n points in a plane, no three of which are collinear. There are n points in a plane, no three of which are collinear. No three of which are collinear. Find, पहला है no three of which are collinear. Find पहला है number of straight lines by joining these points. Number of straight lines by joining these points। दूसरा है number of triangles, number of straight line by joining these points। दूसरा है number of triangles। तीसरा है if these n points forms n-sided polygon, if these n points forms n-sided polygon, then find the number of diagonals, then find the number of diagonals। तो अलग कि अगर n distinct points are there और इसमें एक कंडीशन बहुत सही दिया हुआ है कि no three of the points are collinear। अगर मान लो कि 3 पॉइंट collinear होंगे तो ऑफ कोर्स उनमें से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो सेम ही लाइन बनेगी। मान लो कि हमने एक ऐसा केस लिया जिसमें 3 पॉइंट्स कैसे हैं? collinear। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करोगे या फिर इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करोगे या फिर इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करोगे तो ऑलवेज यू विल गेट द
सेम लाइन। लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर नहीं है तो ये हर बार डिफरेंट लाइन देगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि कोई भी 3 पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है, यानी कि आप कोई भी 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट करोगे और उससे ड्रॉ करोगे, एक लाइन बनेगी, समझ में आएगा, और हर बार क्या बनेगी, डिफरेंट लाइंस। तो हम लोगों ने जितनी तरीके से n में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे नहीं, तो हर बार इस 2 का जो सिलेक्शन है वो 2 स्ट्रेट लाइन नहीं देगा, एक ही देगा। इसका मतलब ये नहीं सोचना कि 2 पॉइंट दिया तो एक इधर से बना देंगे, एक इधर से बना देंगे, सेम ही आएगा नहीं। तो हम लोगों ने पहले का तो आंसर क्या हो जाएगा, NC2। सिमिलरली सेकंड के लिए भी ये सेम कंडीशन फॉलो हो रहा है कि कोई भी 3 पॉइंट कॉलिनियर नहीं है। अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर वाला कंडीशन अगर कुछ आ जाए तो फिर गड़बड़ होने के चांसेस है, क्योंकि उस केस में ट्रायंगल बनेगा नहीं, समझ में आएगा। तो हम लोगों ने कि n में से जितनी तरीके से 3 पॉइंट सेलेक्ट करोगे, हर एक 3 पॉइंट का सिलेक्शन कोई ना कोई क्या देगा, ट्रायंगल, क्योंकि कोई भी 3 पॉइंट कॉलिनियर नहीं है। तो इसलिए सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, NC3। थर्ड वाले का n-3 फैक्टोरियल। हालांकि थर्ड वाले में बोल रहे हैं क्या कि अब इन n पॉइंट्स को अगर बात कर रहे हैं ज्वाइन करके एक क्या बना दिया गया है आपका पॉलीगन, नहीं, इन n पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्या बना दिया गया है, पॉलीगन। और अब पूछ रहे हैं कि कितने डायगोनल्स बनेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इन n में से कोई भी 2 पॉइंट को आप सेलेक्ट कर लो, तो जरूरी नहीं है डायगोनल बनेगा, लेकिन डायगोनल बन भी सकता है। तो हम लोग बोले कि 2 चीजें बनेंगी, अगर n में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो या तो साइड बनाएगा या क्या बनाएगा, डायगोनल। हमको डायगोनल की काउंटिंग करनी है तो हम उसमें से क्या हटा दें, साइड्स। तो हम लोगों को ऑब्वियस ये बात है, पता है कि अगर n पॉइंट से हम लोगों ने जो पॉलीगन बनाया है तो उसमें कितने साइड्स होंगे, n। तो हम लोग NC2 में से क्या कर दें, हम n सब्ट्रैक्ट कर दें। NC2 में से अगर n सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो ये जो होगा ये टोटल नंबर ऑफ क्या देगा, डायगोनल, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ऐसे सोच सकते हैं, जैसे मान लो कि हमने एक कोई पॉइंट पकड़ लिया, इस पॉइंट को धरने के n तरीके हैं, पकड़ने के कितने तरीके हैं, n, क्योंकि टोटल कितने पॉइंट्स हैं, n, तो NC1। तो एक पॉइंट हम लोगों ने इनमें से उठा लिया, समझ में आ रहा है क्या। अब इसके अगल और बगल वाले पॉइंट्स हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं टू फॉर्म अ डायगोनल, नहीं समझ आया। हम इसके इधर और उधर वाले पॉइंट्स को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डायगोनल बनाना है तो ऑफ कोर्स इन दोनों के अलावा पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो अब कितने चॉइसेस हमारे पास हैं पॉइंट्स के, n-3, क्योंकि 3 तो इधर ही खत्म हो गए ना। तो n-3 अगर चॉइसेस हैं तो मान लो n-3 में से कोई एक चॉइस मैंने सेलेक्ट कर लिया n-3 C1 से, तो जब इसको ज्वाइन करोगे तो डायगोनल ही तो बनेगा। लेकिन ये ओवर काउंटिंग है। अब बोलोगे ओवर काउंटिंग क्यों है, क्योंकि सुन लेना, क्योंकि सबसे पहले आपने कोई एक पॉइंट पकड़ा, उसके अगल बगल वाले पॉइंट हटा दिए और बचे हुए पॉइंट में से ज्वाइन किया। अब जब पहली बार पॉइंट पकड़ोगे तो हो सकता है ये पॉइंट पकड़ लिया, इसके आजू बाजू वाले पॉइंट हटा दिए, और जो बचे हुए पॉइंट थे उसमें से जब आप सेलेक्ट करोगे तो फिर से ये पॉइंट आएगा। तो यानी यही वाला डायगोनल आपने इसमें कितनी बार काउंट कर रखा है, 2 बार। तो यू विल हैव टू हाफ दिस नंबर, so the answer will be what, n into n-3 upon क्या 2. There are 10 points in a plane. There are 10 points in a plane, no 3 being collinear except 4 which are in the same line. There are 10 points in a plane, no 3 being collinear except 4 which are in the same line. Find पहला है number of lines, find पहला है number of lines, दूसरा है number of triangles. There are 10 points in a plane, no 3 being collinear except 4 which are in the same line. Find पहला है number of lines, दूसरा है number of triangles.